बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our lecture with the name of Allah who is most beneficent and merciful. Today we are going to discuss chapter number 4, which is habitats and food chain. But before we start chapter number 4, we have to understand chapter number 2 conversions. Like here 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होता है तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह आपके पास ये ट्राई आउट में क्वेश्चन था 0.05 मीटर को चेंज करना है आपको सेंटीमीटर में, तो 0.05 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.05 और आंसर आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर आपको केजी को ग्राम में चेंज करना है तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अगर आपके पास कोई भी वैल्यू kg में दी गई है और उसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी तरह से अगर आप इसका अपोजिट देखें कि ग्राम से अगर आपको kg में चेंज करना है तो फिर आप 1000 से डिवाइड करेंगे। सही, अगर आपको kg को ग्राम में चेंज करना है तो फिर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप अपोजिट कर रहे हैं कि ग्राम को kg में चेंज कर रहे हैं तो आप 1000 से वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। वैल्यू को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। आपको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी वैल्यू, सपोज 5 सेंटीमीटर को 10 आपको मिलीमीटर में चेंज करना है तो आप 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह से आपको अपोजिट मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सेंटीमीटर ग्रेटर यूनिट है, मिलीमीटर स्मॉलर यूनिट है। इसी तरह से मीटर ग्रेटर यूनिट है, सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है, केजी ग्रेटर यूनिट है एंड ग्राम स्मॉलर यूनिट है। तो जब भी हम ग्रेटर को स्मॉलर में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और जब स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ चेंज करना होता है तो फिर हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 10 मिलीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करने जा रहे हैं तो आपको 10 से डिवाइड करना होगा और अगर आप सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने जा रहे हैं तो आप 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक हियर 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 mg। ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है आपको तो आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर आपको मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर है कि 1 मिलीग्राम को केजी में चेंज करना है, ये स्मॉलर यूनिट है, ये ग्रेटर यूनिट है। मिलीग्राम को केजी में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, वैल्यू को जो भी आपके पास वैल्यू है उसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह माइक्रोग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। माइक्रोग्राम स्मॉलर यूनिट है एंड किलोग्राम ग्रेटर यूनिट है। तो स्मॉलर यूनिट को जब आप ग्रेटर यूनिट में चेंज करेंगे तो उसे आप लाख से डिवाइड कर देंगे। 10 लाख से आप इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये सारे आपके पास रूल्स हैंगे जिसको फॉलो करते हुए आप कन्वर्जन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो ऑलरेडी सॉल्व हैं आपके पास कंटेंट सोल्यूशन में मौजूद हैं, लेकिन आप उसको इस तरह से अंडरस्टैंड करते हुए सही से सॉल्व कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें पेज नंबर 51 पर है।
What is the time shown by the stopwatch below? ये stopwatch बनी है, इसके अंदर आपको टाइम बताना है कि क्या टाइम हो रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखें, जो स्मॉलर सर्कल है यहाँ से आप मिनट कैलकुलेट करेंगे, और ये जो आपके पास बड़ी वॉच दिख रही है इससे आप सेकंड को कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास क्या सेकंड आ रही है, नीडल कहाँ मौजूद है, 45 सेकंड। तो ये तो आपने यहाँ पे लिख दिया 45 सेकंड। और मिनट क्या है, मिनट की नीडल को आप देखें तो ये 5 से थोड़ा ऊपर जा रही है, तो 5 से ऊपर क्या मौजूद होगा, 4 मिनट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट 45 सेकंड। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, ये आपके पास कंटेंट सोल्यूशन में मौजूद है। आप इसको इस तरह से लिख लेंगे 4 मिनट एंड 45 सेकंड। तो आप इस तरह से देखकर ये आंसर लिख लेंगे, जो कि आपको यहाँ बुक में से, स्टॉप वॉच में से देखकर राइट करना है। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, डिफाइन स्पीड एंड राइट डाउन इट्स एसआई यूनिट। आपको स्पीड की डेफिनेशन बतानी है और उसकी एसआई यूनिट बतानी है। आपको बताया था कि स्पीड क्या है, स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है वो उसकी स्पीड कहलाती है। कोई भी गाड़ी है, कोई भी बॉडी है, अगर वो एक सेकंड में जो भी डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस उसका स्पीड कहलाती है। सो स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। आप इसकी ये डेफिनेशन लिख देंगे। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, स्पीड की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। आपको स्पीड का फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आप डिस्टेंस ऊपर रखेंगे, टाइम नीचे रख के डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्पीड की एसआई यूनिट हो जाएगी। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है, अ बस टुक 2 आवर टू ट्रैवल फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। एक बस है जो कितने 2 घंटे लेती है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में। 2 आवर आपको क्या बता दिया गया है, टाइम बता दिया गया है। और इसी तरह से आपके पास क्या बताइए, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज स्पीड उसकी क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है। आपको एवरेज स्पीड बता दी गई है और आपको इसके साथ साथ टाइम बता दिया गया है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस। आपसे यहाँ पे डिस्टेंस पूछा गया है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा बनाएंगे। ये आपके पास कंटेंट सोल्यूशन में सॉल्व हुआ है न्यूमेरिकल। आप यहाँ इसको अच्छी तरह से बस अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 51। हम क्या बनाने जा रहे हैं, पहले हम डाटा बनाएंगे। डाटा में आपको क्या चीज़ बताई गई है, टी यानी टाइम बताया गया है। और टी हमारे पास क्या है, 2 आवर्स है। इसी के साथ हमें एवरेज स्पीड बताई गई है। एवरेज स्पीड आपको क्या बताई गई है, 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास एवरेज स्पीड है। और आपसे पूछा क्या गया है, डिस्टेंस पूछा गया है, टोटल डिस्टेंस पूछा गया है। डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम क्या है, टी फॉर टाइम है, टाइम 2 आवर है। इस तरह एवरेज स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर है। और हमें डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे। एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और डिस्टेंस का अगर आप फार्मूला लिखेंगे तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा पहले आप सॉल्यूशन का हेड दीजिए। एंड देन आप फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू है एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। ओके, अब आपके पास एवरेज स्पीड क्या दी गई है, 40 किलोमीटर पर आवर। आपके पास ये 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी गई है। आपके पास टाइम कितना है, 2 आवर्स का टाइम है। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 80 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया, 80 किलोमीटर।
ओके, टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया है, इस बस ने 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे की जो ट्राई आउट हैंगे आपके पास ट्राई आउट हैगा, किलोग्राम को टन में चेंज करना है, ग्राम को केजी में चेंज करना है। आपके पास ये जो सारे लिखे थे आप उनसे उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके उसको कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4 विच इज़ हैबिटेट एंड फूड चेन। चैप्टर नंबर 4 इज़ हैबिटेट एंड फूड चेन। हैबिटेट एंड फूड चेन, व्हाट इज़ हैबिटेट? The place where living organism lives is called its habitat. वो जगह जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाती है, वो जगह उसकी हैबिटेट कहलाती है। लाइक बर्ड्स लिव इन गार्डन, duck also live in garden, insect also live in garden and trees are also present in garden. तो garden क्या हुआ? Garden is the habitat of birds, habitat of insects. Garden is also the habitat of duck and trees and smaller plants. जितनी भी चीज़ें उस गार्डन के अंदर मौजूद हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस गार्डन के अंदर मौजूद हैं, तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या होगा? गार्डन होगा, ठीक है। जो लॉन्ग ट्रीज़ हैं या शॉर्ट ट्रीज़ हैं, स्मॉलर प्लांट्स हैं या हर्ब्स मौजूद हैं या डक मौजूद हैं या जो बर्ड्स वहाँ पर आकर रहते हैं, उन्होंने अपना नेस्ट बनाया हुआ है। इंसेक्ट्स मौजूद हैंगी, जैसे आंट वगैरह मौजूद होते हैं ट्रीज़ के साथ, तो ये इन सब का हैबिटेट क्या होगा? गार्डन होगा। इसी तरह से कैमल कहाँ रहता है? कैमल लिव्स इन डेजर्ट, वो डेजर्ट में रहता है। इसी तरह कैक्टस प्लांट जो है वो डेजर्ट में ग्रो करते हैं, तो डेजर्ट हैबिटेट हुआ कैमल्स का और कैक्टस प्लांट्स का। इसी तरह से फिश कहाँ रहती हैं? समंदर में रहती हैं या एक्वेरियम में मौजूद है, तो वो एक्वेरियम के अंदर फिश है तो वो एक्वेरियम उसका हैबिटेट होगा। अगर वो समंदर में मौजूद है, वाटर के अंदर है, तो सी इज़ द हैबिटेट ऑफ फिश, ओके। एंड ईगल कहाँ रहती है? माउंटेन पर रहती है, तो माउंटेन इज द हैबिटेट ऑफ ईगल। इस तरह से द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इट्स कॉल्ड इट्स हैबिटेट, ओके। नाउ living organisms may be the habitat of other living organisms. living organism दूसरे living organism का habitat भी हो सकते हैं। like human beings are habitat of other microorganism. बहुत से microorganisms होते हैं जो हमारे अंदर infection cause कर देते हैं और वो microorganism हमारी body में रहते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं? हम उनके habitat बन जाते हैं। जैसे अगर आपके पेट में कोई infection हो गया है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, आपको अगर वॉमिटिंग हो रही है, वो बैक्टीरिया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रहता है और फिर हमारी बॉडी उसका हैबिटेट हो जाती है। कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो वो फंगस हमारी स्किन पर ग्रो करती है, तो हम उस फंगस का हैबिटेट बन जाते हैं। किसी भी तरह का जब इन्फेक्शन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जब जाते हैं, हमें डिजीज कॉज करते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमारे टीथ में रहते हैं। हर तरह के बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे दांतों में रहते हैं, टीथ में रहते हैं और वो हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं, तो हम उनका क्या हुए? हैबिटेट हुए। इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट हो सकते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि एनिमल है, अगर वो इन्फेक्टेड हो गया है या प्लांट है उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, तो अगर अब वो भी प्लांट और एनिमल क्या हो जाएंगे? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट बन जाएंगे। जैसे कि लाइसिस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही ग्रो करती हैं, वहाँ पर रहती हैं, तो जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर लाइस मौजूद होगी तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका हैबिटेट बन जाएगा। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी द हैबिटेट ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इंटरडिपेंडेंट, ओके। एनिमल्स एंड plants are interdependent, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम पहले एनिमल को डिस्कस कर लेते हैं, एनिमल किस तरह से प्लांट पर डिपेंड करता है। बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट को से फूड हासिल करते हैं, वो प्लांट ईटर होते हैं, पौधों से अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे होते हैं। सो एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। एनिमल जो है वो फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है। एनिमल्स
डिपेंड्स ऑन प्लांट, एनिमल प्लांट पर डिपेंड करते हैं। क्यों डिपेंड करते हैं? फॉर फूड, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट से अपनी फूड हासिल करते हैं, जैसे वो हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे कि जिराफ है, जिराफ प्लांट्स के लीव्स खाता है, ज़ेब्रा प्लांट से अपनी फूड हासिल करता है। इसी तरह जो कैटल्स हैं हमारे पास, काव है, बफेलोज है, शीप है, ये भी प्लांट सोर्स से अपनी फूड हासिल कर रहे होते हैं। हैन है, वो भी प्लांट सोर्स से अपनी फूड हासिल कर रही होती है। तो एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट पर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, अपनी फूड के लिए, अपने ग़िज़ा के लिए डिपेंड करते हैं। एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट फॉर शेल्टर एंड फॉर प्रोटेक्शन। फॉर शेल्टर एंड फॉर प्रोटेक्शन। शेल्टर और प्रोटेक्शन क्या? बहुत से एनिमल्स हैं, एनिमल्स लिव्स ऑन ट्रीज, एनिमल्स लिव्स ऑन प्लांट्स, लाइक इंसेक्ट्स हैंगे, बटरफ्लाई, हनी बीज लिव्स ऑन ट्रीज, प्लांट पर रहती हैं, दरख्तों पर पाए जाते हैं। इसी तरह बहुत से बर्ड्स हैं, जैसे पैरट है, स्पैरो है, क्रो है, तो ये सब जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट के ऊपर अपना होम बना रहे होते हैं, अपना हैबिटेट बना रहे होते हैं। तो वहाँ पर इनको क्या मिलती है? मंकी भी कहाँ रहता है? प्लांट के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ट्रीज़ हैं, ये जो प्लांट हैं, ये उन एनिमल्स को प्रोटेक्शन देते हैं और उन एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड्स कर रहे होते हैं। सो एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर व्हाट? फॉर फूड, फॉर शेल्टर एंड फॉर प्रोटेक्शन। इसी तरह से plants also depend on animals but not food. Plant prepare their own food. Plants depends on animals. Plants भी एनिमल पर डिपेंड करते हैं। किस लिए डिपेंड करते हैं? नॉट फॉर फूड। प्लांट एनिमल से फूड हासिल नहीं करते। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट हैव ग्रीन पिगमेंट। आपने देखा है लीव्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। इसी तरह स्टेम है, ब्रांचेज है, उनका कलर ग्रीन होता है। ग्रीन कलर क्यों होता है? बिकॉज इट हैज़ क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दिस क्लोरोफिल is responsible to prepare food for plant. How is it possible? क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल कैप्चर सनलाइट। जो सनलाइट मौजूद है, हमारे पास सन होता है, सन है, सन में क्या? सन से रेज आ रही हैं जो सनलाइट कहलाती है। क्लोरोफिल लीव्स में मौजूद है, क्लोरोफिल लीव्स के अंदर मौजूद है। ये इस सनलाइट को कैप्चर करता है। कैप्चर करने के बाद इस सनलाइट को, यानी इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। Chlorophyll convert light energy into chemical energy and then it prepare food for plant and food of plant is glucose. Glucose is the food of plant. क्या prepare करता है ये? ग्लूकोज प्रिपेयर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर करता है? वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। सो प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये प्लांट्स डू नॉट गेट देयर फूड फ्रॉम एनिमल्स। वो एनिमल्स से अपनी फूड हासिल नहीं करते हैं। सो प्लांट्स डोंट डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर फूड बट प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स for special nutrient, essential nutrients for healthy growth. प्लांट को ग्रोथ भी करनी होती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्लांट्स नीड स्पेसिफिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनिमल्स। अब एनिमल से किस तरह से ये न्यूट्रिएंट हासिल करता है? व्हेन एनिमल डाइज इट गोज इन टू द सॉइल। जब भी कोई भी एनिमल है या कोई भी प्लांट है, जब वो डाई हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो सॉइल के अंदर जाता है एंड इन द सॉइल डीकम्पोजर्स आर प्रेजेंट
in the soil. And what are decomposers? Decomposers are living things, or you can say decomposers are microorganisms which break down the dead bodies of animals and plant into simpler substances. Decomposers क्या हैं? Decomposers वो microorganism हैं, वो living thing हैं जो soil के अंदर मौजूद होते हैं और क्या करते हैं वो जो डेड एनिमल और डेड प्लांट सॉइल में जाते हैं या जो एनिमल वेस्ट सॉइल के अंदर जाता है या उस एनिमल वेस्ट को या डेड ऑर्गेनिजम्स को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं. सो डिकम्पोजर्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच break down the dead organisms, dead animals and animal waste into simpler substances. Okay, decomposers are living organisms. Decomposers are microorganisms which break down the dead organisms, dead animals and dead plants and also animal waste, and break down, after breakdown they form simpler substances. उनको simpler substances में तोड़ देते हैं. And प्लांट ग्रोज इन द सॉइल. ये कहाँ मौजूद है? ये सिंपलर सब्सटेंस मौजूद है सॉइल के अंदर. और प्लांट कहाँ ग्रो करता है? प्लांट भी सॉइल में ग्रो करता है. और प्लांट इस पर फिर क्या करता है? जब प्लांट में ये सॉइल में ग्रो करता है तो ये प्लांट इन सिंपलर सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. किस लिए? फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की डेवलपमेंट के लिए ये सिंपलर सब्सटेंस चाहिए होते हैं. तो प्लांट की जो रूट्स हैं वो कहाँ मौजूद होती है? रूट्स अंडर द सॉइल होता है, मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर रूट्स मौजूद होती हैं जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है. और वो मिनरल कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं. इन डेड ऑर्गेनिज्म से वो मिनरल सॉइल के अंदर आते हैं और प्लांट की वो रूट्स जो है उस मिनरल को वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लेती है और ये मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. Okay, so plants depend on animal for special nutrients, for specific components to grow. Grow करने के लिए वो animals पर depend करता है. And decomposers are bacteria and fungi. Examples of decomposers are bacteria and fungi. Bacteria and fungi are decomposers which are present in the soil. Bacteria and fungi are decomposers which are present in the soil, and they decompose and they break down dead animal, dead plants and animal waste and convert it into simpler substances. Okay, and these simpler substances are necessary for the growth of plant. Now plants depend on animal for specific nutrient, and plant also depend on animal for pollination. And what is pollination? Pollination is the part of sexual reproduction. जो प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें के मेल और फीमेल दोनों पार्ट चाहिए होते हैं. फ्लावर इसका सेक्सुअल ऑर्गन है. प्लांट का जो फ्लावर होता है वो उसका सेक्सुअल पार्ट होता है और ये इसका जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. इस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी है. ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों मौजूद होते हैं. और वो रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों इन्वॉल्व हो उस रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो पॉलिनेशन इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड व्हाट इज पॉलिनेशन? प्लांट हैव टू पार्ट्स. आई टोल्ड यू that plant have male part, and this is the male part of plant. This is male part and this is female part of flower. फूल का ये मेल पार्ट है और ये फूल का फीमेल पार्ट है. ओके, मेल पार्ट कंटेन पोलन ग्रेन्स. इसमें एक ब्रॉड पोर्शन होता है जो एंथर कहलाता है और इस एंथर के अंदर ग्रेन्स मौजूद होते हैंगे. ये ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं. पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन मेल पार्ट एंड फॉर रिप्रोडक्शन it's necessary to transfer pollen grains from male part to female part. रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि ये पोलन ग्रेन्स जो
फ्लावर के मेल पार्ट में मौजूद हैं, इन्हें फीमेल पार्ट तक पहुंचना है। The transfer of pollen grains from male part of flower to female part of flower is called as pollination। ये जो ट्रांसफ़र है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक ये ट्रांसफ़र होगा, ये प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाता है। और पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। So what is pollination? The transfer of pollen grains from male part of flower to female part of flower is called as pollination। ये pollination कहलाता है। और अब इसमें एनिमल्स किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह से जो है वो एनिमल यहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स जब आकर बैठते हैं, जैसे बटरफ्लाई है, लाइक बटरफ्लाई, हनी बीज। बटरफ्लाई क्या करती है? वो फूलों पर जाती है, फूलों पर जाने के बाद एक फूल से दूसरे फूल, फिर तीसरे फूल, इस तरह से वो फ्लावर से फ्लावर मूव करती है और वहाँ से वो अपनी फूड ले रही होती है, नेक्टर सक कर रही होती है, फूलों का जूस वो सक कर रही होती है, उसके लिए वो एक फूल से दूसरे फूल पर ट्रांसफ़र हो रही होती है। When butterfly sit on one flower, जब वो एक फ्लावर के ऊपर सेट करती है, pollen grains stuck on their bodies, उसकी बॉडी के ऊपर वो चिपक जाते हैं। जब वो यहाँ सिट करेगी तो ये जो पोलन ग्रेन है ये इसकी बॉडी के साथ स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जब वो दूसरे फ्लावर पर जाती है, दूसरे फ्लावर पर जाकर बैठती हैं, तो ये पोलन ग्रेन वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी तरह से जो हनी बी है वो भी डिफरेंट फ्लावर से बैठती है, वहाँ से नेक्टर सक करती है। तो हनी बी भी क्या करती है? जब एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, और बर्ड्स भी जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाते हैं, जो स्मॉल बर्ड्स हैं, तो उन पे की बॉडी के साथ ये पोलन ग्रेन स्टक हो जाते हैं और ये पोलन ग्रेन उनकी बॉडी के साथ दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन। ओके, now next is plants also depend on animal for dispersal of seed। and what is dispersal of seed? transfer of seeds from one place to another place। बीजों का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस को हम कहते हैं dispersal of seed। so dispersal of seed is the transfer of seed from one place to another place। अब एनिमल्स किस तरह इसके अंदर डिस्पर्सल में पार्टिसिपेट करते हैं? एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, दे ईट फ्रूट्स। जब वो फ्रूट खाते हैं, दे थ्रो द सीड्स हेयर एंड देयर, वो क्या करते हैं? उन बीजों को, उन सीड्स को हेयर एंड देयर थ्रो कर देते हैं, और जहाँ पर वो बीज गिरता है, अब न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम दैट प्लेस, उस जगह से एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। इसीलिए जो प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसी तरह ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिस्पर्सल ऑफ सीड। ह्यूमन बींग्स भी डिस्पर्सल ऑफ सीड में इन्वॉल्व होते हैं। हम भी फ्रूट खाते हैं, फ्रूट खाने के बाद उन सीड्स को इधर उधर फेंक देते हैं, और वो सीड जहाँ पर भी थ्रो होता है, जहाँ पे भी गिरता है, सॉइल मिलती है, उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वाटर मिलता है, सनलाइट मिलती है, तो वो वहाँ पर ग्रो कर जाता है। सो प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। 3 पॉइंट्स हो गए। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर स्पेशल न्यूट्रिएंट्स, plants depend on animal for dispersal of seeds, and plants depend on animal for pollination। now so animals and plants both are interdependent, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एनिमल प्लांट्स पर डिपेंड करता है फॉर फूड, फॉर शेल्टर एंड फॉर प्रोटेक्शन, एंड प्लांट डिपेंड ऑन एनिमल फॉर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, फॉर पॉलिनेशन एंड फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसके लिए प्लांट एनिमल पर डिपेंड करता है। नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स टू सर्वाइव। लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं उनके पास, एंड दिस इज कॉल्ड एज एडेप्टेशन। ओके, living organisms have specific characteristics to survive, and this is called as adaptation। जो भी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है सर्वाइव करने के लिए, वो उसकी एडेप्टेशन कहलाती है। लाइक अगर हम डक की एग्जाम्पल लें, तो डक के पास क्या मौजूद होता है? वेब्ड फीट होती है। डक हैव वेब्ड फीट। उसके फीट किस तरह से होते हैं? उसके पैर नीचे से
चपटे होते हैं जिसके बीच में मेम्ब्रेन मौजूद होती है और उसकी जो फीट हैं वो इजीली ज़मीन के ऊपर पानी के अंदर चल सकते हैं। तो और ये वेब फीट क्या करते हैं, उसको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। सो इट इज़ द एडेप्टेशन ऑफ डक्ट, कि जो ये इसकी क्या कहलाएगी, एडेप्टेशन कहलाएगी। सो डक्ट हैव वेब फीट विच हेल्प देम टू स्विम करने के लिए, वॉक करने के लिए उसको हेल्प करते हैं। इसी तरह से ईगल के पास वेब फीट नहीं होते, बट ईगल हैव क्लॉज, शार्प क्लॉज होते हैं। ईगल हैव शार्प क्लॉज, उसके पास शार्प क्लॉज होते हैं। क्लॉज क्या है कि जो उसके नेल्स हैं बड़े होते हैं, फिंगर से उसके साथ नेल्स बड़े होते हैं और वो उससे क्या करती है, फूड को कैप्चर करती है। सो इट्स द एडेप्टेशन ऑफ ईगल। ईगल हैव शार्प क्लॉज टू कैप्चर फूड। फूड को कैप्चर करने के लिए उसके पास क्लॉज मौजूद होते हैं। सो वेब फीट एंड शार्प क्लॉज आर एडेप्टेशन। इसी तरह से अगर आप देखें पोलर बेयर, पोलर बेयर कहाँ पाया जाता है, पोलर बेयर लिव्स इन कोल्ड एरियाज, ठंडे इलाकों में मौजूद होता है पोलर बेयर। और वो किस तरह से एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सरवाइव करता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ पोलर बेयर। पोलर बेयर के पास क्या मौजूद होते हैं, फर मौजूद होते हैं। आपने ये देखा होगा कि उसके पास उसकी बॉडी जो है, बॉडी इज कवर्ड बाय फर, बहुत सारे उसके ऊपर फर मौजूद होते हैं। और ये फर क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, थिक लेयर होती है कि बहुत सारे फर मौजूद हैं, थिक फर मौजूद होते हैं और ये फर उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसको हीट प्रोवाइड करते हैं और बॉडी के अंदर की हीट को बाहर आने से रोकते हैं। ठीक है, तो लॉस ऑफ हीट को प्रिवेंट करता है और इसकी बॉडी को टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा होता है। इस वजह से पोलर बेयर इतने कोल्ड एरियाज में एक्सट्रीम टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकता है, बिकॉज इट हैज़ थिक फर, लेयर ऑफ थिक फर। और इसके साथ साथ क्या मौजूद होते हैं, अंडर द फर ब्लैक स्किन इज प्रेजेंट। ब्लैक कलर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और अंदर की हीट को बाहर जाने से प्रिवेंट करता है। तो ये जो ब्लैक स्किन है कहाँ मौजूद होती है, थिक फर के, जो वाइट कलर के उसके फर हैं उसके अंदर की तरफ ब्लैक स्किन मौजूद होती है और ये ब्लैक स्किन भी उस हीट लॉस को प्रिवेंट करती है, बॉडी को टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, बॉडी को हीट अप रखती है। Okay, now small ears are present in polar bear and small ears also prevent the loss of heat. Heat को loss, क्योंकि छोटे से ear हैं, छोटी सी opening है जिसमें से heat easily बाहर नहीं जा सकती है और body अंदर से heat up रहती है। Like short tail is present in polar bear और वो short tail भी क्या करती है, heat को prevent करती है, heat के लॉस को प्रिवेंट करती है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है और उससे बाहर जाने से, हीट को बाहर जाने से प्रिवेंट कर रही होती है। सो यहाँ पर इसके अलावा क्या मौजूद होता है कि उसकी बॉडी के अंदर पहले तो फर है, फर के नीचे ब्लैक स्किन है, ये सब उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको वार्मथ रखते हैं, हीटअप रखते हैं, गर्म रखते हैं। और इसके अंदर ब्लैक स्किन के अंदर यहाँ पर थिक लेयर ऑफ फैट होती है, फैट की एक थिक लेयर मौजूद होती है और ये थिक लेयर ऑफ फैट जो है वो उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, हीट प्रोवाइड करती है और उसे ठंडक का एहसास नहीं होता, जबकि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पर रह रहा है, कोल्ड एरियाज में रह रहा है, लेकिन कोल्ड एरियाज में रहने के बाद भी वो वहाँ पर सरवाइव करता है। किस तरह से सरवाइव करता है कि उसकी बॉडी के अंदर ये सारे एडेप्टेशंस मौजूद हैं, स्मॉल ईयर्स, ब्लैक स्किन, थिक फर, शॉर्ट टेल एंड थिक लेयर ऑफ फैट। ये सारी एडेप्टेशंस आर प्रेजेंट इन पोलर बेयर विच हेल्प देम टू survive in Arctic oceans. Understand? So these all are adaptation. And fish also कहाँ पे रहती हैं? Fish also lives in seas. समंदर के अंदर रहती हैं, वाटर का टेम्परेचर भी लो होता है, वो वहाँ पे किस तरह से सर्वाइव करती है, इसी तरह के फैट की लेयर मौजूद होती है, उनकी बॉडी के अंदर भी फैट लेयर मौजूद होती है और वो फैट लेयर उनको हीटअप रखती है। फिश कहाँ पाई जाती है? फिश ऑल्सो फाउंड इन सीज, जहाँ पे वाटर है, लो टेम्परेचर है। फिश के अंदर क्या मौजूद होती है? फैट की लेयर है जो उसको प्रिवेंट कर रही होती है, जो उसकी बॉडी को हीटअप रखती है। इसके अलावा फिश किस तरह सर्वाइव करती है? फिश हैव स्ट्रीम लाइन बॉडीज। स्ट्रीम लाइन बॉडी है। स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या होती है? व्हाट इज स्ट्रीम लाइन बॉडीज?
स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या है कि इसका माउथ और इसकी टेल क्या होती है, ये पॉइंटेड होती है और इसका एरिया कम होता है, पॉइंटेड है और ये यहाँ पर क्या होती है कि इसका एरिया कम होता है, जबकि जो इसका सेंटर का पोर्शन है ये ब्रॉडर होता है और बिगर होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन बॉडी। कि यहाँ टेल और माउथ का जो पोजीशन है वहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल थिन होती है, शार्प होता है स्ट्रक्चर, स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है और जो सेंटर का पोर्शन है ये ब्रॉडर और बिगर होता है। ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ये स्ट्रीमलाइन बॉडी उसको हेल्प करती है स्विम करने में, समंदर के अंदर, वाटर के अंदर इसको स्विम करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि इसके अंदर मौजूद क्या होते हैं, गिल्स मौजूद होते हैं। गिल्स हमारे अंदर क्या होते हैं, जो कि लैंड एनिमल्स होते हैं, लैंड एनिमल्स में लंग्स मौजूद होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए लंग्स मौजूद होते हैं, जबकि इसके पास क्या मौजूद होते हैं, गिल्स होते हैं। फिश हैव गिल्स और वो गिल्स इसको रेस्पायर करने में, इसको ब्रीथ करने में, इसको सांस लेने में पानी के अंदर हेल्प करती है। तो जो यहाँ पे फिन्स इसके मौजूद हैं, फिन्स स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये इसको हेल्प करती है swim in the water and gills to respire in the water. So these are adaptation of fish. इसी तरह से अगर हम whale की बात करें, यहाँ पर whale की डायग्राम ड्रॉ हुई हुई है। whale फिश नहीं है, whale is a sea mammal, it is not a fish, it is a sea mammal। ये एक मैमल है और it does not have gills, it have लंग्स। इसके पास क्या मौजूद होते हैं, लंग्स मौजूद होते हैं वेल के पास। अब वेल किस तरह से सरवाइव करती है कि वेल के अंदर भी थिक लेयर ऑफ फैट होती है, जो इसकी स्किन है, स्किन के अंदर फैट की एक थिक लेयर होती है जो इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। और इसी तरह इसके पास फ्लिपर्स होते हैं, फिन्स नहीं होते, इसके पास फ्लिपर्स मौजूद होते हैं। दे हैव फ्लिपर्स, दे हैव टेल। तो टेल एंड फ्लिपर्स हेल्प दैम टू स्विम इन द वाटर। किस तरह से ये स्विम कर रही है, इन फ्लिपर्स और इन टेल्स की मदद से ये स्विम करती है। और इसकी बॉडी का टेम्परेचर किस तरह से नॉर्मल रहता है कि यहाँ पर फैट की लेयर मौजूद होती है और वो फैट की लेयर इसकी बॉडी को ठंडे पानी के अंदर भी, समंदर के अंदर भी, अंडर वाटर भी इसको कूल टेम्परेचर में भी क्या करती है, इसकी बॉडी को वार्म रखती है। और इसके साथ यहाँ पर क्या होता है, लंग से किस तरह सांस लेती है, यहाँ पर एक हेड पर इसके होल मौजूद होता है जो ब्लो होल कहलाता है। यहाँ पर हेड के पास इसके होल है जो ब्लो होल कहलाता है। ये इसके नॉस्ट्रिल्स होते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं। यहाँ से ये क्या करती है, गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन इनहेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करती है। लेकिन अंडर वाटर ये ब्रीथ नहीं कर सकती, पानी के अंदर ये सांस नहीं ले सकती। वेल और डॉल्फिन दोनों, वेल एंड डॉल्फिन ब्रीथ ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। जब ये सरफेस पर आती है तो उसके बाद ये इसके अंदर ब्रीदिंग का, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। जब ये सरफेस पर आती है तो ये ब्लो होल जो है, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो रेस्पिरेशन के लिए इसमें क्या मौजूद होता है, लंग्स हैं और किस तरह से ये ब्लो होल की मदद से ये रेस्पिरेशन करती है। तो ये इसकी एडेप्टेशन है कि इसके पास फ्लिपर्स मौजूद हैं, थिक लेयर फैट है, स्मॉल टेल है, ब्लो होल है। दीज ऑल आर एडेप्टेशन ऑफ वेल। ओके, इसी तरह फ्रॉग में देखें आप, फ्रॉग के फीट भी किस तरह से होते हैं, उसके भी वेब्ड फीट होते हैं। फ्रॉग के भी जो पैर होते हैं उसकी चपटे पैर होते हैं और उसके अंदर क्या मौजूद होती है, स्किन मौजूद होती है। इसी तरह से वो उन वेब्ड फीट की मदद से वो हॉप करता है, ज़मीन के ऊपर, लैंड के ऊपर हॉप करता है और वाटर के अंदर भी वो इजीली स्विम कर सकता है। इसी तरह पेंगुइन कहाँ रहते हैं, पेंगुइन भी आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं, पानी के अंदर मौजूद होते हैं। तो पेंगुइन के अंदर भी वेब्ड फीट होते हैं जिसमें कि मेम्ब्रेन मौजूद है और ये वेब्ड फीट उसको हेल्प आउट करते हैं टू वॉक इन द वाटर। वाटर के अंदर वॉक करने में उसको हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये उनकी एडेप्टेशन कहलाती है। इसी तरह से अगर आप देखें कि डेजर्ट में कैमल रहता है, डेजर्ट का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, पानी मौजूद नहीं होता, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। तो कैमल वहाँ कैसे सरवाइव करता है, कैमल के अंदर हम्प होता है जो फूड और वाटर को स्टोर कर लेता है और उसके फीट भी कैसे होते हैं, ब्रॉड फीट होते हैं जो उसको उस सैंड के ऊपर, उस हॉट सैंड के गर्म रेत के ऊपर चलने में हेल्प आउट करता है। और इसी तरह से वो अपना फूड जो है, वाटर और फूड स्टोर कर लेता है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। इसी तरह आप देखें यहाँ
कैक्टस प्लांट है। कैक्टस प्लांट कहाँ ग्रो करता है? ये भी डेजर्ट में ग्रो करता है। तो इसके अंदर किस तरह से एडेप्टेशन होती है कि कैक्टस प्लांट की रूट क्या होती हैं? लॉन्ग होती हैं। जहाँ जितने प्लांट भी डेजर्ट में ग्रो करते हैं उनकी रूट लॉन्ग होती हैं, लंबी जड़ें होती हैं, और वो जो लॉन्ग रूट्स हैंगी वो दूर से पानी को खींच कर लेकर आती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो लीव्स है, इसके लीव्स स्पाइन शेप के हो जाते हैं, कांटेदार इसके लीव्स होते हैं, ताकि वो उनका सरफेस एरिया कम हो जाए। जब उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो उसमें से वाटर का लॉस कम से कम होगा। आपको बताया था लीव्स के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं जो स्टोमेटा कहलाते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मल लीफ लें तो नॉर्मल लीफ के अंदर पोर्स मौजूद होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, और ये पोर्स स्टोमेटा कहलाते हैं। और ये स्टोमेटा किस लिए होते हैं? इनसे गैसियस एक्सचेंज होता है और एक्सेस वाटर जो प्लांट की बॉडी का है वो रिमूव हो जाता है। तो कैक्टस प्लांट के अंदर इसीलिए लीफ मॉडिफाई हो जाते हैं, किसमें? स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में। ये आपको नजर आ रहे हैं, ये कांटे नुमा इसके अंदर लीव्स मौजूद होते हैं, ताकि स्टोमेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टोमेटा भी कम से कम होते हैं। क्यों? ताकि यहाँ पर वाटर का लॉस कम से कम हो सके, वाटर स्टोर रह सके। और इसका स्टेम जो होता है वो स्टेम इसका सक्यूलेंट स्टेम होता है, इसके अंदर मौजूद होता है, फ्लैश मौजूद होता है, फ्लैशी स्टेम होता है, सक्यूलेंट स्टेम होता है। और ये स्टेम सक्यूलेंट क्यों होता है? क्योंकि ये अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखता है। और इसमें भी स्टोमेटा, इसके स्टेम में भी स्टोमेटा बहुत कम मौजूद होते हैं ताकि वाटर लॉस कम से कम हो सके। सो दीज ऑल आर एडेप्टेशन जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने सराउंडिंग में, अपने एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करने के लिए उसके पास जो है वो एडेप्टेशन मौजूद होती हैं, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और ये करेक्टरिस्टिक्स हेरिडिटरी होते हैं, ये पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में, फिर उनसे आगे, और इस तरह जनरेशन टू जनरेशन ये एडेप्टेशन ट्रांसफ़र होती रहती है, कन्वे होती रहती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वन एग्जाम्पल इज दैट कि जो मनी प्लांट है, मनी प्लांट आपने देखा है वो क्या होते हैं? क्रीपर्स होते हैं। ये वो मनी प्लांट किसी भी दरख्त के साथ उसके पर लिपट कर जो है वो रैप होकर ऊपर की तरफ मूव करती है। और ये जो घने जंगलात होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। तो जब घने जंगलात होते हैं तो उसको नीचे सनलाइट नहीं मिल रही होती, ऊपर ट्रीज़ के साथ सनलाइट रह जाती है, और उसे भी अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए, मनी प्लांट है उसको भी अपनी फूड प्रिपेयर करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो वो सनलाइट के लिए क्या करती है? उस ट्री के ऊपर रैप करते हुए ऊपर तक जाती है और वहाँ से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही होती है। इसलिए जो ऊपर की तरफ के, जो कि ऊपर हाइट पर लीव्स होते हैं, वो ब्रॉड होते हैं, वो ज़्यादा बड़े लीव्स होते हैं, ताकि वो ईजिली वहाँ से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकें। तो ये भी इसके अंदर एडेप्टेशन होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, as I have told you that plant prepare their own food by the process of photosynthesis and they need sunlight to prepare their food. ये sun मौजूद है, सन से वो क्या करता है? प्लांट सनलाइट को कैप्चर करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है प्लांट। जैसे कि लाइक ग्रास इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लांट, ग्रीन कलर की है, ये क्या करेगा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये अपनी फूड प्रिपेयर करेगा। यानी सनलाइट को वो किस में चेंज कर देता है? लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर देता है? केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। लाइट एनर्जी को वो किस में चेंज कर रहा है? केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। और इस केमिकल एनर्जी से फिर फूड प्रिपेयर होती है। एंड फूड क्या है? ग्लूकोज है। प्लांट की फूड ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज प्रिपेयर होता है, उस ग्लूकोज से फिर इसको एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब ये जो ग्रास है, हमने कहा बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट से अपनी फूड हासिल करते हैं, लाइक जिराफ, जेब्रा, हैन। तो कैटल्स जो हैं, बफेलोज एंड काउज वगैरह, ये सारे कहाँ से? प्लांट से फूड हासिल करते हैं। तो अब ये प्लांट क्या करेगा? इसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद इसने अपनी फूड प्रिपेयर करी, इसकी बॉडी के अंदर वो फूड स्टोर है। अब इस प्लांट को कौन खाता है? सपोज कि जेब्रा अगर इस प्लांट को, इस ग्रास को खा लेता है, तो अब क्या होगा यहाँ पर कि सन एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र हुई? प्लांट के अंदर, ग्रास के अंदर ट्रांसफ़र हुई, और यहाँ से ये ग्रास में, प्लांट में ट्रांसफ़र हुई, और यहाँ से फिर
ये प्लांट से ये एनिमल के अंदर ट्रांसफर हो गई। इसके बाद जेब्रा को कौन खाता है? लॉइन। जेब्रा इज ईटन बाय लॉइन, so energy is transferred from zebra to loin. There is a transfer of energy from sun to plant and then animal and then other animals. ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो फूड चेन कहलाती है। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्लांट एंड प्लांट टू अदर एनिमल्स आर कॉल्ड एज फूड चेन। एक से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। हम भी प्लांट सोर्स से फूड हासिल करते हैं, हम वेजिटेबल्स फ्रूट हासिल कर रहे होते हैं, हम उसके लीफ से भी फूड हासिल कर रहे होते हैं, तो वो एनर्जी भी हमारी बॉडी के अंदर जा रही होती है। ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है? फूड चेन कहलाती है। सो व्हाट इज फूड chain? The transfer of energy from one organism to another organism is called as food chain. Okay, इस तरह बहुत सारी food chain बनती है कि जैसे बैम्बू प्लांट है, उसको कौन? बेयर खाता है, तो वो बैम्बू प्लांट से एनर्जी कहाँ चली जाती है? बेयर के अंदर चली जाती है। इसी तरह से जो है वो डियर जो है वो ग्रास खाती है और फिर डियर को जो है वो कोई और दूसरा एनिमल है, लॉइन है, वो उसको खा लेता है। तो एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो रही होती है और इस तरह से डिफरेंट फूड चेन बन जाती हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि प्लांट तो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करता है, प्लांट मेक देयर ओन फूड, प्लांट अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहा होता है, और वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ठीक है, सो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये अपनी फूड खुद बनाता है, इसलिए प्लांट क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर कहलाता है। इस तरह अगर हम यहाँ जेब्रा और लॉइन को देखें तो ये एनिमल्स जो होते हैं, और हम भी अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स दे डोंट हैव एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड वी गेट आवर फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज, फ्रॉम प्लांट सोर्सेज एंड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। हम दूसरे सोर्सेज से अपनी फूड हासिल करते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जैसे लाइक जेब्रा एंड लॉइन एंड ह्यूमन बींग्स एंड टाइगर, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। हम कंज्यूम करते हैं दूसरे फूड सोर्स से, उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो प्लांट आर प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड zebra and lion and other animals and human beings are consumers because they do not prepare their own food and they get their food from other animals and from other plants। दूसरे animals से और दूसरे plant से अपनी food हासिल कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें कि प्रोड्यूसर हो गया और ये कंज्यूमर हो गया, यहाँ पर जेब्रा जो है वो किसकी फूड बन रहा है? लॉइन की फूड बनता है। यहाँ पर लॉइन जो है वो क्या कर रहा है? जेब्रा को अपनी फूड बना रहा है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो किसी की फूड बन जाता है वो प्रे कहलाता है। द ऑर्गेनिज्म, द लिविंग ऑर्गेनिज्म या द एनिमल विच इज ईटन बाय, जो कि खाया जा रहा है, द एनिमल विच इज ईटन बाय, जिसको आप कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म या दूसरा एनिमल खा लेता है वो क्या कहलाता है? प्रे कहलाता है। और लॉइन क्या है? यहाँ पर प्रीडेटर कहलाता है, ये शिकार है। ये क्या कर रहा है? लॉइन ईट्स जेब्रा, लॉइन ईट्स डियर, सो दिस इज प्रीडेटर। जेब्रा इज प्रे एंड लॉइन एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे अदर एनिमल जो दूसरे एनिमल से अपनी फूड हासिल करते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रीडेटर। अब यहाँ पर क्या होगा? प्रीडेटर और प्रे का एक रिलेशनशिप होगा। अगर जेब्रा मौजूद होगा, अगर जिराफ मौजूद होगा या दूसरे अगर छोटे जानवर मौजूद होंगे ही तो लॉइन और टाइगर अपनी फूड हासिल कर सकते हैं। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन prey and predator and this relationship is called as predator prey relationship। Okay, this relationship is called as predator prey relationship। Now अगर हम इसी फूड चेन को देखें तो यहाँ प्लांट प्रोड्यूसर हो गए, जेब्रा लॉइन कंज्यूमर हो गए, फिर लॉइन प्रीडेटर है एंड जेब्रा प्रे है। यहाँ पे एक रिलेशनशिप है, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जेब्रा का क्या खा रहा है? प्लांट। तो वो एनिमल्स, द एनिमल्स विच गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स।
ठीक है। जेब्रा क्या हो गया यहाँ पर, हर्बीवोर्स हो गए, बहुत सारे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कैटल हैं, काउज हैं, बफेलोज हैं, शीप है, हैन है, इसी तरह से जेब्रा है, जिराफ है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, हर्बीवोर्स कहलाएंगे। कि ये किससे फूड हासिल करते हैं, अपनी फूड ये प्लांट से हासिल करते हैं। सो प्लांट ईटर एनिमल्स आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स, दे आर प्लांट ईटर्स। और अगर हम लॉयन की बात करें तो लॉयन किससे फूड हासिल कर रहा है, दूसरे एनिमल से हासिल कर रहा है, ये प्लांट से अपनी फूड हासिल नहीं कर रहा। सो द एनिमल्स विच गेट देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स दे आर कॉल्ड एज कार्निवोर्स। ठीक है, कार्निवोर्स क्या हो गए, वो एनिमल जो अपनी फूड दूसरे एनिमल से हासिल करते हैं, दूसरे जानवरों से, प्लांट से अपनी फूड हासिल नहीं करते, दूसरे जानवरों से, दूसरे एनिमल से अपनी फूड हासिल करते हैं, वो कार्निवोर्स कहलाते हैं। और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मीट ईटर्स। ये क्या होते हैं, मीट ईटर्स होते हैं। सो herbivores are animals, are those animals which get their food from plant, and carnivores are those animals which get their food from other animals, and we are omnivores। हम क्या करते हैं, हम अपनी फूड प्लांट से भी हासिल कर रहे होते हैं और हम एनिमल सोर्स से भी हासिल कर रहे होते हैं। हम मीट भी खाते हैं और हम जो है वो प्लांट से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हासिल कर रहे होते हैं। तो हम क्या कहलाते हैं, ओमनीवोर्स कहलाते हैं। सो ओमनीवोर्स आर animals which get their food from animals and from plants, दोनों से, एनिमल एंड प्लांट बोथ से अपनी फूड हासिल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ओमनीवोर्स कहलाते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स एक्सरसाइज, and exercise is present on page number 91. Question number 1 is identify the habitats of the following plants and animals। आपको यहाँ क्या बताना है, इन एनिमल और प्लांट्स के हैबिटेट्स बताने हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, मैनग्रोव प्लांट। मैनग्रोव प्लांट का हैबिटेट बताना है कि मैनग्रोव प्लांट कहाँ पाए जाते हैं। तो मैनग्रोव प्लांट कहाँ पर मौजूद होते हैं, मैनग्रोव्स में ही मौजूद होते हैं। सो मैनग्रोव इज द हैबिटेट ऑफ मैनग्रोव प्लांट। एंड सेकेंड इज कैमल। कैमल अभी आपको बताया कि डेजर्ट इज द हैबिटेट ऑफ कैमल। कैमल कहाँ रहता है, डेजर्ट में रहता है। पेंगुइन्स, पेंगुइन्स लिव इन एंटार्क्टिक, तो एंटार्क्टिक क्या हैगा, उसका हैबिटेट है। इसी तरह कोकोनट ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं, बीच पर पाए जाते हैं, समंदर के किनारे बीच पर होते हैं, तो बीच उसका क्या होगा, हैबिटेट होगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें, अ पॉन्ड इज द हैबिटेट ऑफ मैनी प्लांट्स। आपको यहाँ बताना है कि 3 प्लांट्स बताने और 3 एनिमल्स बताने हैं जो कहाँ पाए जाते हैं। पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर रहने वाले 3 प्लांट और 3 एनिमल के बारे में बताना है आपको, जिसमें कि आपके पास क्या आ जाता है, वाटर लिली आ जाता है, लोटस आ जाता है, और हाइसिनिथ प्लांट जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, पॉन्ड के अंदर होते हैं। इसी तरह अगर आप एनिमल लें, एनिमल में क्या हो जाता है, फिश मौजूद है, टेडपोल मौजूद होता है और बीटल मौजूद होते हैं। ये सब आंसर आपके पास कंटेंट सोल्यूशन में मौजूद हैंगे, आप वहाँ से अपने कॉपी के अंदर राइट कर सकते हैं। इसी तरह आपसे पूछा है कि कैक्टस प्लांट जो है वो किस तरह से, आगे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ कैक्टस प्लांट। तो कैक्टस प्लांट कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट में होता है। हाउ इज अ कैक्टस प्लांट सूटेड टू इट्स एनवायरमेंट इन इट्स हैबिटेट, वो किस तरह से वहाँ सर्वाइव कर रहा है, किस तरह से रह रहा है वहाँ पर। तो अभी आपको बताया कि इसमें एडॉप्टेशंस होती हैं, इसके लीव्स चेंज हो गए, मॉडिफाइड हो गए इनटू स्पाइंस, और इसका जो स्टेम होता है वो सक्यूलेंट और फ्लैशी स्टेम होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट अ वे इन विच अ बटरफ्लाई इज डिपेंडेंट ऑन अ फ्लावरिंग प्लांट एंड अ वे इन विच द फ्लावरिंग प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन द बटरफ्लाई। कि किस तरह से बटरफ्लाई डिपेंड करता है फ्लावरिंग प्लांट पर और फ्लावरिंग प्लांट डिपेंड करते हैं बटरफ्लाई के ऊपर। या अभी आपको बताया कि बटरफ्लाई क्या करती है, नेक्टर सक करती है, डिफरेंट फ्लावर्स से जाकर वो वहाँ से नेक्टर सक करती है, अपनी फूड हासिल कर रही होती है। और इसी तरह प्लांट किस तरह डिपेंड करते हैं बटरफ्लाई पे, कि प्लांट को पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स की नीड होती है, तो इंसेक्ट्स के वहाँ पर इस तरह से जो है वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। फ्लावर जो बटरफ्लाई है वो वहाँ से नेक्टर सक कर रहा है और फ्लावर की हेल्प हो रही है कि वहाँ पर रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। ओके, so these are all our questions are present in your
exercise. Now complete your work by content solution, page number 60, 61, 62 and 63. You have to complete your copy work and write down your diary. Your diary is, your home task is read all key points of chapter number 1, 2 and 4. चैप्टर 1, 2 और 4 के आप की पॉइंट्स को रीड कर लेंगे एंड ड्रॉ सम अदर फूड चेन. आप कुछ अलग से फूड चेन भी अपनी कॉपी के अंदर ड्रॉ करेंगे. इट्स योर होमवर्क. नोट डाउन इट एंड कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर होमवर्क एंड कंप्लीट योर वर्क बाय कंटेंट सोल्यूशन. और रीडिंग आप ज़रूर करेंगे, सारे की पॉइंट्स को रीड कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे तीनों चैप्टर के, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 का. चैप्टर 3 इज़ नॉट इंक्लूड इन योर कंटेंट. आपने देख लिया होगा अपना कंटेंट कि चैप्टर 3 आपके सिलेबस में मौजूद नहीं है, इस वजह से वो नहीं पढ़ाया गया. नाउ we will meet in next video with chapter number 5, which is microorganism. Till then, Allah Hafiz.